कैसे हैं आप लोग। मैं आलोक स्वागत करता हूँ स्वीका इलेक्ट्रिकल विद आलोक यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग को पता है एसएससी जेई 2023 के एग्ज़ाम 9, 10 और 11 अक्टूबर को शेड्यूल किए गए हैं और अब आपके हैंड में टोटली 60 डेज़ के अप्रॉक्स बचे हुए हैं, जो कि ये 60 डेज़ आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत कम है और बहुत ज़्यादा भी है। अगर आप इसे अच्छे से यूज करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा है और अगर आप नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत कम है। आपको भी पता है कि एक मोटिवेशन, एक जज़्बा चाहिए होता है, ख़ासकर जब आप जेईई लेवल के बेस्ड जॉब की तैयारी करते हैं। तो जब आज से 60 डेज़ इसके तैयारी को बचे हुए हैं, तो इस वीडियोज़ में हम लोग मेनली कवर करने वाले हैं कि अभी से कैसे और टेक और नॉन टेक को आज से पहले जब भी हम बात कर रहे थे, तो हम लोग सेपरेट टेक्निकल के लिए एक अलग बात किए थे और नॉन टेक के लिए एक अलग बात किए थे। इस वीडियोज़ में हम लोग टेक और नॉन टेक दोनों को साथ ही साथ बहुत सारे जितने अभी तक लड़कों से मिल रहे रिस्पॉन्स है कि किसी को सेट में नंबर कम आ रहे हैं या किसी का कुछ पोर्शन इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। कई स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि मैंने इस चीज़ को अभी तक कवर नहीं किया है या इस पेपर को अभी तक नहीं कवर किया है। तो क्या होना चाहिए अभी से और किस तरह करना चाहिए, हम मेनली इन सब चीज़ों का डिस्कस इस वीडियोज़ में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो बता दूं। मेरा नाम आलोक कुमार है और मैंने एसएससी जेईई 2022 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट लिया था और ऑल इंडिया रैंक 9 मैंने अपना सिक्योर किया है। साथ ही साथ सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है और फिलहाल पोस्टिंग का ज्वाइनिंग लेटर का वेट चल रहा है। तो मेरा यही टारगेट है कि मैं आप लोग से रेगुलर कांटेक्ट में रहूं और कोशिश है कि जितना ज़्यादा आप लोग को मोटिवेट, साथ ही साथ एक स्मार्ट अप्रोच और कंटेंट शेयर कर पाऊँ, ताकि आप लोग जो भी इस अटेम्प्ट में बैठने वाले हैं, चाहे आपका वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, जो भी आपका अटेम्प्ट हो, आप ज़रूर इस अटेम्प्ट को क्लियर करें और ज़रूर फाइनल सिलेक्शन तक आप आएँ। प्री मेंस दोनों क्वालिफाई करके आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक आएँ। जितने भी बच्चे इस वीडियोज़ को देखेंगे उन सभी के लिए मेरी ये शुभकामनाएँ हैं। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं पहले नॉन टेक के बारे में कि अभी से नॉन टेक का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और टेक्निकल का बाद हम इसके बाद हम टेक्निकल की बात करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अभी आ चुका है कि अब आपको अपने कंटेंट पे पर्याप्त समय देने का। नॉन टेक में जितने भी 2 सेक्शन हैं, रीजनिंग और जीके जीएस की बात करें, तो जीके जीएस में आपका टारगेट हो जाना चाहिए कि 50% नंबर आपको वहाँ से लाने हैं। मतलब 50 में 25 नंबर आपको वहाँ से करने हैं। अगर आप वहाँ से 25 नंबर कर लेते हैं, न्यू सिलेबस के थ्रू देखिए, जब से सिलेबस चेंज हुआ है, तो ज़रूर है कि इसका क कटअप पे भी असर पड़ेगा। जहाँ पहले कटअप 140 के अप्रॉक्स जाते थे, पिछली बार की बात छोड़ देते हैं क्योंकि उस बार सीटें ज़्यादा थी और पेपर भी थोड़ा ऑड क्रिएट हुआ था। लेकिन हम एक जनरल कटअप की बात करते हैं जो कि इससे पहले आए हैं, तो वहाँ 140 के अप्रॉक्स जाते थे। बट अब उम्मीद है कि कटअप घट के 120 से 25 के आसपास आ जाए यूआर की कटअप, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है। अब आप बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट ले नहीं सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बढ़ गया है, तो कटअप गिरना तय है। तो इसके लिए एक स्पेशल प्लानिंग होनी चाहिए। आप पहले वाले प्लानिंग से इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता है उतना। इसके लिए स्पेशल क्या प्लानिंग होनी चाहिए? जैसे एक्चुअली है क्या कि टेक्निकल में लड़के स्कोर करने को जाते हैं, लेकिन बहुत बार देखा गया कि बच्चे नॉन टेक में एक्यूरेसी ज़्यादा रखते हैं। 100-100 नंबर के दोनों है, बट मैं एक्यूरेसी की बात करूँ तो काफ़ी बच्चों का देखा गया कि नॉन टेक में एक्यूरेसी अच्छा है, क्योंकि वो रीजनिंग अटेम्प्ट करेंगे तो वो 50 में 45 सही पहले भी कर रहे थे। भले नेगेटिव बढ़ गया तो क्या दिक्कत है, वो तो अभी भी करेंगे 50 में। तो जो लड़के रीजनिंग से 45 नंबर के अप्रोक्स उठा रहे हैं, वो तो उठाएंगे, चाहे वो नेगेटिव से उनको इस पोर्शन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो यहाँ से अपने नंबर उठा लिए। साथ ही साथ वो जीके जीएस से अगर 50% नंबर उठा रहे हैं, यानी कि वो 45 और 25 यानी 60 नंबर 60 65 से 70 नंबर यहाँ से सिक्योर कर ले रहे हैं। अगर आप 65 से 70 नंबर, अगर 70 नंबर हम टारगेट रखते हैं कि आप नॉन टेक से स्कोर किए हैं, तो आप देखिए कि आपको उधर 130 पुराने के लिए सिर्फ 60 नंबर की ज़रूरत है टेक्निकल में। मतलब टेक्निकल में आपका थोड़ा माइंड हल्का हुआ, टेक्निकल में आपको प्रेशर नहीं है। तो पहले क्या था, 50-50% तो पेपर है, बट दोनों का इक्वल रोल प्ले होता था। आई थिंक मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ कि जब से सिलेबस चेंजेस हुए हैं, तो नॉन टेक वालों का वेटेज प्रीलिम्स एग्जाम में बढ़ेगा थोड़ा, क्योंकि टेक में देखते ही आप कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार मशीन पूछते ही नहीं हैं,
कई बार टेंडरिंग कंसेप्ट डाल दे रहे हैं, एस्टिमेशन डाल दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये एग्ज़ाम का रुतबा है, ये ऊपर नीचे 19-20 लगा रहेगा। इस पे क्लेम करने, एक्सक्यूज़ देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जो बच्चे नॉन-टेक को लेके स्ट्रॉन्ग है, जैसे अगर वो रीज़निंग से उठा रहे हैं 45 नंबर, जीके जीएस से 25 नंबर उठा रहे हैं, तो वहाँ एक्यूरेसी ज़्यादा है। अगर आप इधर से ही 70 नंबर, 68 या 68 टू 70 नंबर आप अगर इधर से कर ले रहे हैं, तब आप अगर टेक की ओर अगर 60 टू 65 कर लें ना, तो आप बेटर रो स्कोर मार्क पे रहने वाले हैं। इस बार की मैं बात कर रहा हूँ, जब 1/3 नेगेटिव चल रहा है। तो आप लोग का क्या प्लान होना चाहिए कि आप लोग रीज़निंग को डे बाय डे इम्प्रूव करें। डे बाय डे रीजनिंग को इम्प्रूव करें, और कैसे रीजनिंग इम्प्रूव होंगे उसकी भी बात हम लोग कर रहे हैं। बट ये एक मैं ओवरऑल आपको एग्ज़ाम का आइडिया देता हूँ, कट ऑफ का एक आइडिया लगा रहा हूँ कि कितना जा सकता है, क्योंकि सीटें भी कम है, ये भी ध्यान में रखनी है, पैटर्न भी चेंज हुए हैं, तो दोनों फैक्टर इस बार काम करेंगे हम। फिर भी 2022 को अगर हम छोड़ दें, तो उससे पहले जितने सीटें आती थी उससे तो ज़्यादा ही सीटें हैं। तो इसकी ये सब एक्सक्यूज़ देने का कोई मतलब है नहीं अभी। तो ये था कि आप लोग नॉन-टेक को पहले जितना फ़ोकस करते थे उतना तो करना ही है। हो सके 1-2 स्टेप बढ़ के आप नॉन-टेक में एक्यूरेसी को मेंटेन करेंगे। टेक में अगर पेपर आसान बना तो आपके लिए दोगुनी फ़ायदे की चीज़ रहेगी कि आप वहाँ भी अच्छे नंबर उठा पाएँगे, और अगर पेपर मुश्किल बना तो फिर भी आप एवरेज 60 प्लस नंबर तो उठाएँगे ही वहाँ से। और ओवरऑल आपके इस तरह से 130 प्लस रो स्कोर होते हैं। आफ्टर नॉर्मलाइज़ेशन आप 135-40 तक पहुँचते हैं, जो कि इस बार अच्छा खासा स्कोर रहेगा। जैसे आप लोग पिछले ईयर्स देखते आ रहे थे कि टॉपर्स के स्कोर 420 प्लस क्रॉस कर जा रहे थे। इवन मेरा 413 स्कोर है टोटल ओवरऑल आउट ऑफ 500। जो भी टॉपर्स हैं उन सभी के स्कोर्स हैं 420, 423 तक मैक्सिमम टॉपर्स हैं, 400 समथिंग 425 के आसपास है। तो होता क्या था कि अगर आप उनके प्री और मेंस के इंडिविजुअल मार्क्स देखेंगे, तो प्री में 145 नंबर है, या मेरे ही प्री में 148 नंबर है, लेकिन मेंस में 265 नंबर है। मेंस में किसी लड़के के 280 नंबर है। तो पहले ये था पॉसिबल, क्योंकि आप अगर पहले नहीं लिखते, मतलब मेंस अगर सवाल बनाते हैं, अगर सही होते हैं तो आपको 20 में 20, या फिर आप कुछ नहीं भी सही होते हैं, गलत होते हैं, तो आपको नेगेटिव लेके नहीं जाएगा वो नंबर, मतलब नुकसान नहीं करना था। बट अब क्या हुआ है कि अब वहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 है, तो कट ऑफ वहाँ भी नंबर अब कम उठेंगे, ये 250 280 तो नहीं उठेंगे। तो ओवरऑल कटअप भी गिरेगा। पहले जहाँ टॉपर 420 पे हुआ करते थे, अब टॉपर शायद 380 या 360 के अप्रॉक्स में रहने वाले हैं। तो आप लोग इसका टेंशन ना लें, उसी रिस्पेक्ट में सारे कुछ कम होने हैं। सारे रिजल्ट का कटअप भी, डिपार्टमेंट की कटअप भी उसी रिस्पेक्ट में घटने वाले हैं। तो ये था हम लोग का ओवरऑल प्लानिंग। अब हम सेपरेट बात करते हैं नॉन टेक को लेके। देखिए, नॉन टेक में अगर आप रीजनिंग में अभी तक 40 प्लस स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूर आपको रीजनिंग पे काम करने की ज़रूरत है। आप लोग रीजनिंग जब भी अटेम्प्ट करें 50 क्वेश्चंस को, तो आप लोग ज़रूर एनालिसिस करें कि आपसे क्या नहीं बन रहा है। आपसे कोडिंग डिकोडिंग नहीं बन रहे हैं, आपसे नंबर सिस्टम नहीं बन रहे हैं, आपसे जो भी है मतलब सैलोडिज्म नहीं बन रहे हैं। बहुत बच्चे को सैलोडिज्म में दिक्कत हो रही है। आपसे क्या, कौन से पोर्शन आपसे नहीं बन रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उस पोर्शन को थोड़ा ज़्यादा टारगेट लेके कवर करने का। चाहे आप कहीं से उसके कंटेंट कवर करें, या फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, जहाँ से भी करें, लेकिन आप करें उस पोर्शन को फोकस करें। जो पोर्शन सवाल गलत हो रहे हैं, तो क्या होगा कि आपके स्कोर वहाँ से बढ़ेंगे। सिर्फ सेट लगाने से ही नहीं होता है, सेट के एनालाइज करके जो भी कंटेंट में प्रॉब्लम आ रहा है उसको इम्प्रूव करना भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। तो रीजनिंग में अगर 40 से कम स्कोर है, तो आप लोग ज़रूर ये चीज़ करें। आप देखें कि आपके कौन से सवाल ज़्यादा गलत हो रहे हैं या बार बार गलत हो रहे हैं। उस पोर्शन पर आप पे काम करने की ज़रूरत है, तो आप लोग उसके कंटेंट लें और उसको करने की कोशिश करें। जीके जीएस की जहाँ तक बात करें, देखिए जीके जीएस क्या है, एक कंटिन्यूअस इफर्ट है। आप कंटिन्यूअस लगाते हैं, आप डेली करंट पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, आप डेली स्टैटिक पढ़ रहे हैं, स्टैटिक की जो भी कंटेंट आपके पास है, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, आप डेली उसे करते रहें। साथ ही साथ आप पीवाईक्यू लगाते रहें। बहुत बच्चे का डाउट है, सर पीवाईक्यू से होता क्या है कि प्रीवियस ईयर की करंट तो मुझे आ नहीं रहे हैं, तो नंबर नहीं उठ रहे हैं। ठीक है, 2-4 नंबर कम है, अच्छी बात है, बट इतना भी नहीं कि हाँ 15 आ रहे हैं, क्योंकि मुझे करंट उस साल के नहीं पता है, रिसेंट का करंट आएगा तो हम सारे मार लेंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता है। करंट पिछले साल के थे, वो अब जीके बन चुके हैं। क्या ही हो, आज जो करंट है कल को वो जीके बन जाएंगे। तो ये नहीं है, आप लोग कोशिश करें कि करंट रेगुलर देखते रहें, एक रेगुलर बेसिस पे करंट का लिए आप लोग डेली टाइम बना लें। 30 मिनट टू 35 मिनट डेली करंट को देने हैं, और इतना डिजर्व करता है करंट।
साथ ही साथ आप लोग स्टैटिक को एक प्रॉपर रिवीजन करते रहें। तो करंट और स्टैटिक को जब आप रिवीजन करते हैं तो आपके जीके जीएस में स्कोर के चांस अच्छे बनते हैं। और जीके जीएस अगर आप 50% भी नंबर उठा पा रहे हैं, यानी कि अगर आप 40 अटेम्प्ट करके भी अपने निगेटिव मार्किंग घटा के यानी मेन स्कोर को 25 तक रख पा रहे हैं तो इट इज़ बेटर, अच्छा है आपके लिए। तो ये था जीके जीएस के लिए और इसके लिए कंटेंट का हमको नहीं लगता अभी तक किसी को इशू होना चाहिए। जो भी बच्चे एक्टिव होंगे, जो एग्ज़ाम को लेके सीरियस होंगे, वो अभी तक कंटेंट का जुगाड़ कर ही लिए होंगे, या फिर जो भी बुक मैंने रिकमेंड की थी आज से पहले वो आप लोग ले भी चुके होंगे, या फिर हमारी ही परीक्षा वाली सीरीज को आप लोग देख रहे होंगे। तो ये था नॉन टेक का। अगर अब हम टेक की बात करते हैं तो टेक में आप लोग को पता है 5 मेन पेपर है, वो तो आपको पढ़ने ही है। मैं आपको थोड़ा हिंट्स दे दे रहा हूँ जिसको स्मार्ट अप्रोच कहते हैं, कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में जब पढ़ रहे हो तो आप लोग कोशिश करें कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से सिर्फ फर्स्ट चैप्टर पढ़ने का, जो एससीआर से रिलेटेड है। एससीआर और उसके बेसिक कंसेप्ट जो भी हैं सवाल वहीं से आते हैं, एससीआर के कंस्ट्रक्शन से आते हैं, उसके ट्रिगरिंग मेथड से आते हैं, और लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट, इन सब से सवाल आते हैं। उसके बाद आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आएँ तो डिजिटल में आप लोग देखिए बाइनरी सिस्टम को देख जाएँ, मतलब नंबर सिस्टम को आप देख जाएँ, साथ ही साथ कन्वर्जन को उसके देख लें, और जो भी बेसिक लॉजिक गेटेड है, जो भी 6-7 लॉजिक गेटेड हैं वो सब लॉजिक गेट को एक बार आप देख जाएँ। अब बहुत जाने आपको ग्रे कोड ये सब एसएससी में नहीं आते हैं, ग्रे कोड हो गया उधर, फिर आपको जो भी मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मैं बता दिया। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आप लोग कोशिश करें एनालॉग वाले पोर्शन को पूरा कवर करने का, फेट, मॉसफेट, एम्पलीफायर, बीजेटी और ये डायोड प्लस सेमीकंडक्टर फिजिक्स है। और उसके अलावा आप लोग कोशिश करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी सिस्टम को कवर करें और फिर लॉजिक गेट को कवर करें। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग एससीआर के रिलेटेड टर्म को देख जाएं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स को आप इतना पढ़ के, नहीं तो बहुत बच्चे क्या है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरे पढ़ने में लगे हुए हैं, डिजिटल पूरे पढ़ने में लगे हुए हैं, तो आप लोग थोड़ा वहाँ से मेहनत को अपना बचा सकते हैं और उस मेहनत को दूसरी जगह लगा सकते हैं। मशीन आप लोग पढ़े ही होंगे, मशीन तो इलेक्ट्रिकल का कोर पेपर है। टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट का दिक्कत आप लोग का लगभग ख़त्म ही हो चुका होगा, क्योंकि उसके वीडियोस मैं खुद अपलोड कर रहा हूँ रेगुलर पे, 2 वीडियोस अपलोड है उसके। तीसरा भी वीडियोस बहुत जल्द आप लोग के सामने आ गया होगा। तो आप लोग क्या करें कि टेक्निकल में टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से देखें। अगर आपके पास कोई कंटेंट है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का, तो आप लोग ज़रूर उसको समय निकाल के देखें, क्योंकि एस्टिमेशन कॉस्टिंग आपसे पूछेगा। साथ ही साथ आईई रूल्स के भी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया हुआ है आईई रूल्स के बारे में। आप लोग वहाँ से जाके आईई रूल्स को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट उसमें दिया गया है। तो ये तो रह गई इसकी बात। साथ ही साथ अभी आप लोग को करना क्या है कि हर एक सब्जेक्ट को आप इंडिविजुअली लें। जैसे मैं बात करता हूँ, आप नेटवर्क को आज लेते हैं, मान लेते हैं आज की डेट 4 जुलाई है, सॉरी 4 अगस्त है। 4 अगस्त को आपने नेटवर्क को लिया और टारगेट रखिए कि मैं 2 दिन में 4 और 5 अगस्त को मैं 2 दिन में नेटवर्क को पूरा और डिटेल रिवीजन कर जाऊँगा। मतलब अदर पेपर को नहीं टच करूँगा, लेकिन एक डिजिटल इसे जैसे आप लोग सुनते होंगे ना, कोई तैयारी चल रही होती है फंक्शन की, तो फाइनल टच हम लोग देते हैं। तो अभी आप अपने तैयारी को फाइनल टच, रिवीजन को आप फाइनल टच देने का समय आ गया है। आप कोशिश करें कि इंडिविजुअल एक पेपर लें, उसको मशीन लिए तो उसके 3 दिन 4 दिन जो भी लगे, लेकिन डिटेल एक बार रिवीजन कर गए, क्योंकि ये आपका लास्ट डिटेल रिवीजन होना चाहिए। इसके बाद आप शॉर्ट रिवीजन मारेंगे, आप क्विक रिवीजन मारेंगे, और फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस मोर देन मोर प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए इसको फाइनल रिवीजन इंडिविजुअल पेपर लें, एक आप बनाएं, शेड्यूल बना लें, नेटवर्क ले लें, मशीन लें, पावर सिस्टम लें, इलेक्ट्रॉनिक्स लें और फिर मेजरमेंट लें। इन सभी के सारे जो भी न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरेटिकल पोर्शन है उन्हें देख जाएं और एक अच्छे से आप रिवीजन कर जाएं। उसके बाद आप टोटली आ जाए टेक्स्ट बुक पे और अपना मैक्सिमम टाइम तब टेक्स्ट बुक पे आप एक्सपेंड करें। टेक्स्ट बुक पे आप मोर देन मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और वहाँ से कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट को देखें, मिसलेनियस सवाल को कवर करें और याद करने की कोशिश करें। अब टाइम आ चुका है, जो आप सीखें, जो आप कंसेप्ट समझ पाए। अब बाकी बहुत चीज़ें अब याद करनी पड़ जाती है एग्ज़ाम में। कभी कभी जिद्दी बनना पड़ता है कि नहीं, चलो नहीं समझ में आ रहे हैं तो आंसर ही याद कर जा रहे हैं, या फिर कंसेप्ट याद ही कर जा रहे हैं, किसी तरह से इस सवाल को बनाना है। तो वो समय आ गया है, वो सब अब करना होगा, क्योंकि बहुत समय है नहीं। हंसते खेलते आपके ये अगस्त चले जाएंगे, सितंबर में आपके लगा रहेगा, रक्षाबंधन खत्म होने आपका इधर उधर लगा रहेगा। तो मतलब समय ऐसा है कि आप लोग का प्रॉपर यूज करना होगा।
तो टेक्निकल के लिए आप लोग कोशिश करें एक फाइनल टच देने का। जैसे ही आपके 10 दिन 12 दिन में पाँचों सब्जेक्ट रिवीजन हो जाते हैं, अगर आप सीरियसली करेंगे तो 12 से 15 दिन में सारे पेपर रिवीजन हो जाएंगे, पाँचों पेपर। उतना करने के बाद आई थिंक 15 अगस्त तक आप लोग सारे सब्जेक्ट को फाइनल टच दे दिए हुए रहेंगे, और फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कंटिन्यू लग जाएंगे। बहुत बच्चे तो अभी क्या, अभी से पहले ही 10 दिन पहले से जब मैंने बताया था तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे वो लग गए थे। अगर फिर भी कोई ऐसे बच्चे छोटे बड़े हैं जो कि अभी तक इधर-उधर मतलब समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें, तो फिर उनके लिए ये रामबाण हो सकता है, उसके लिए बेस्ट अप्रोच हो सकता है। साथ ही साथ जो बच्चे कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने टेस्ट के नंबर ज़रूर शेयर करें टेलीग्राम ग्रुप पे, ताकि मैं आप लोग देखता रहूँगा कि आप लोग के कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किन्हें ज़रूरत है, कौन सही चल रहा है। मैं उसके लिए आप लोग को ज़रूर नोटिस डालूँगा। साथ ही साथ आप लोग, अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की कि सर टेक नॉन टेक दोनों साथ नहीं चल रहा है। तो देखिए, मैंने कई बार बताया है, आज भी मैं बता रहा हूँ इस वीडियोज़ में। आप लोग अगर हो रहा है तो आप लोग लाइब्रेरी जॉइन कर लें, क्योंकि ये 2 महीना आपको पर्याप्त समय देना होगा, 10 घंटा तो मिनिमम आपको देना होगा। तो मैं बार-बार बताया हूँ कि आप 2 पार्ट में डे को डिवाइड कर दें। पहला पार्ट, जब आप सुबह जगते हैं, सुबह जगने से लेके दिन में जब आप लंच करते हैं, रेस्ट करते हैं, उससे पहले तक के समय में आप लोग टेक या नॉन टेक कोई एक पर्सन को कवर करें। फिर जब आप शाम में अपना शिफ्ट स्टार्ट करते हैं, जैसे थोड़ा रेस्ट करने के बाद, जैसे आप 3 बजे से स्टार्ट किए, तो फिर 3 बजे से लेके सोने तक आपको जैसा एडजस्टमेंट लगता है, टेक में कितना समय, नॉन टेक में, आप उस तरह से बना लें। ऐसे में क्या होगा कि आपको सुबह में सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक का टारगेट रहेगा, तो आप लोग टेक करने की कोशिश करेंगे। शाम में सिर्फ़ नॉन टेक का टारगेट रहेगा, तो नॉन टेक करेंगे, और अगर आपके पास समय बचते हैं तो फिर एक्स्ट्रा लाभ उसमें उठा पाएँगे। ऐसे क्या है कि 1 घंटा ये पढ़े, 1 घंटा ये पढ़े, तो थोड़ा मतलब घिचमिच टाइप का हो जाता है, तो फिर आपको खुद फ़ील नहीं होगा कि टारगेट मेरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो आप लोग जब 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे, तो पर्याप्त समय उसको दे पाएँगे, पर्याप्त समय इस पोर्शन को दे पाएँगे। यही एक बेस्ट अप्रोच थी जो मैंने भी अपने मतलब समय में फ़ॉलो किया था। डे 1 को, डे का 2 पार्ट था, डिवाइड था। इवन कि अगर आप लोग जैसे फाइनल टच अपने रिवीजन को देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर जब 1 मंथ शेष रहेंगे या 15 दिन बचे हुए रहेंगे एग्ज़ाम में, तो मैं आप लोग को एक स्पेशल तरीका बताऊँगा। वो स्पेशल तरीका उस समय आप लोग को मतलब आपके कॉन्फिडेंस को दोगुना मतलब बढ़ाएगा, और आपके कॉन्फिडेंस लेवल अगर अच्छे रहेंगे तो एग्ज़ाम में आप हँसी-खुशी जाएँगे। तो वो लास्ट 15 दिन की स्ट्रेटजी है, वो हम प लास्ट 15 दिन में, 20 दिन में डिस्कस करेंगे। अभी क्या था, अब इसके लिए मैंने, जब एग्ज़ाम में 70 डेज़ बचे हुए थे, उस समय भी मैंने इस चीज़ को लेके डिस्कस किया था। अब जब 60 डेज़, 55 डेज़ बचे हुए हैं, तो फिर मैं इस बात को डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि मैं आपके एंटायर एग्ज़ाम तक जुड़ा रहूँ, और आपके तैयारी का थोड़ा मतलब मेरे पास जानकारी रहे कि कैसी चल रही है, और एग्ज़ाम आपके मैक्सिमम जाए। जितने भी बच्चे इस ग्रुप को जॉइन किए हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप इलेक्ट्रिकल विद आलोक जॉइन किए हुए हैं, या जितने भी बच्चे इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, वो इसे करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, और फिर आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप ज़रूर शेयर करेंगे। और मुझे बहुत खुशी होगी कि जब इसी ग्रुप के बच्चे सेलेक्टेड होंगे, इसी जो भी चैनल्स के बच्चे हैं वो सेलेक्टेड होंगे, कल हो के मैं उनसे उनका इंटरव्यूज़ लूँगा, मैं उनसे उसका तैयारी का स्ट्रेटजी पूछूँगा, तो आपको भी बहुत खुशी होगी जब आप आके कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ये सब चीज़ काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। अभी के समय को बहुत मतलब कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकल के जीना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का टेक और नॉन टेक का लास्ट 60 डेज़ में क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, और साथ ही साथ नए एग्ज़ाम को लेके जो सारे डर थे, वो अभी तक क्लियर हो गए होंगे। तो ये इसी टॉपिक पे एक बेस्ट वीडियो था, जो कि आई थिंक सभी बच्चों के लिए, तीनों ब्रांच के लिए ये ज़रूरी था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद।